हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग एकदम मस्त होंगे, झकास होंगे और आप अपनी नीट की तैयारी एकदम जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। क्विक रिवीजन सीरीज आपको काफी हेल्प कर रहा होगा। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। रोज 3-3 चैप्टर आपको पर सब्जेक्ट मिल रहा है, जिसके थ्रू आप अपने रिवीजन को एकदम कॉम्पैक्ट फॉर्म में और जो चाहिए जितना जरूरी है उतना करते हुए आप आगे बढ़ रहे होंगे, है ना। हम लोगों ने भी 2 सेशन पहले निकाल चुके हैं। आज हमारा तीसरा सेशन है क्विक रिवीजन सीरीज का और आज हम लोग करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक। तो आई होप आप सब लोग एकदम तैयार होंगे, है ना। तो आइए, आपको पता है हम लोग किस तरीके से करते हैं। हम लोग करते हैं रिवर्स टेक्निक के थ्रू, यानी पहले हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं और क्वेश्चंस के थ्रू क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक बात है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। कहता है ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेशन नंबर। ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है इस कंपाउंड में। तो इस कंपाउंड में अगर आप देखें तो इसके ऊपर -3 वो उधर चला गया, तो इसके ऊपर आ जाएगा बेटा जी कितना, 3 प्लस का तो +2 आ गया। ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया कितना बेटा, +2। और कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 3 ये, और ये एक न्यूट्रल लिगेंड है तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया आपका 4। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +2 और कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया क्या, 4। ठीक बात है। कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है नंबर ऑफ लिगेंड। क्या होता है, नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर आपका नंबर ऑफ लिगेंड इनटू क्या होता है, डेंसिटी होता है। तो नंबर ऑफ लिगेंड ये दोनों ही आपके पास Cl3 जो है मोनोडेंटेट लिगेंड है, तो इसीलिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा टोटल नंबर ऑफ लिगेंड ही हो जाएगा, जो कि 4 के बराबर होगा। दूसरे सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। दूसरे सवाल को देखिए, सेकेंड क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ X इन द कंपाउंड। ये कंपाउंड है आपके पास, है ना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में आपको बताना है। तो ये न्यूट्रल है। NH3 कैसा है बच्चा पार्टी, NH3 जो है वो आपका न्यूट्रल है। NH3 कैसा है, न्यूट्रल है। और SO4 जो है, SO4 ये आपका अनायनिक है। SO4 कैसा है, ये आपका अनायनिक है। SO4 आपका अनायनिक है। तो इसके ऊपर -2 होगा, तो यहां पर आपके पास बच्चा पार्टी +2 हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। यहां पर आपके पास अनायनिक हो गया, तो ये हो गया +2। ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया आपके पास कितना, +2। और 5 ये और 1 ये, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया आपके पास 6। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हो गया +2 और कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। तो आंसर हो जाएगा 4। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe इन FeH2O होल 5 NO+2, है ना। तो इसमें क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होता है Fe का। तो Fe यहां पर ये ब्राउन रिंग वाला पार्ट आ जाता है और यहां पर आपके पास Fe+1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। यहां पर अगर आप देखें तो ये +1 उधर चला गया तो -1, ये न्यूट्रल तो ये +1। तो ये किस में रहता है, इसमें ये आपका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। किस में होता है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। अब आ जाइए, विच वन इज अ हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। हेट्रोलिप्टिक मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड होना चाहिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या, लिगेंड होना चाहिए। हेट्रोलिप्टिक मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड। और यहीं पे एक और टर्म आता है बेटा, होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। दूसरा क्या होता है, होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है सेम टाइप ऑफ लिगेंड। होमोलिप्टिक का मतलब होता है सेम टाइप ऑफ लिगेंड होता है। इसका मतलब क्या होता है, सेम टाइप ऑफ लिगेंड होता है। होमोलिप्टिक का मतलब होता है सेम टाइप ऑफ क्या होने चाहिए, लिगेंड होने चाहिए। हेट्रोलिप्टिक मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड हो गया और होमोलिप्टिक मतलब हो गया सेम टाइप ऑफ लिगेंड। तो इसमें पूछ रहा है फेरोसीन, क्रोमोसीन, प्रुशियन ब्लू और जेसिस सॉल्ट।
तो इसमें पूछ रहा है डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स किस में हो जाएगा, तो आपके पास जैसे सॉल्ट में डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स होता है K2PT Cl और C2H4। देखो मैं बना के दिखाता हूं आपको, PT होता है और C2H4, C डबल बॉन्ड C, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लगा हुआ हो, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लगा हुआ हो, ठीक है। K2PtCl3 और C2H4 होता है, बना के देख लीजिए। तो PtCl3 की अगर बात करें तो Cl यहां हो गया बेटा, और यहां पर जो प्लैटिनम है ये देख पा रहे हो आप, ये प्लैटिनम, ये इसका पाई बॉन्ड एक तो एक्सेप्ट करेगा, है ना, प्लैटिनम लेगा, और इसके जो d ऑर्बिटल हैं प्लैटिनम के, वो इसके एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे, ठीक बात है। तो यहां पर खैर इतने स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, हमें देखना क्या है, एक क्लोरीन है और एक क्या है C2H4, दो डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं, इसीलिए ये इस आपका कैसा है, हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स है। कैसा कॉम्प्लेक्स है, हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स है। चलिए अब आ जाइए, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट इन KCO इज। अब आपको एक चीज ध्यान देने वाली बात है, CO इज न्यूट्रल। CO क्या होता है, CO आपका न्यूट्रल कंपाउंड है। CO कैसा कंपाउंड है, न्यूट्रल कंपाउंड। K पर क्या हो गया बेटा जी, +1, तो CO पर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। K पर, इस पर क्या हो जाएगा, इस पर आपका -1 हो जाएगा, इस पर कैसा हो जाएगा, -1, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है K3FeCN6 इज, K3FeCN6 इज, क्या पूछ रहा है, नाम देख ले, नाम देखना है, नाम देखना है, तो देखिए क्या कहते हैं इसको। यहां पर अगर ये कौन सा है, तो पहले तो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला जाए, -6 +3, तो ये क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। -6 है ना, +3, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, +3 हो जाएगा। बोलो यस और नो, है कि नहीं। तो इसका नाम क्या होगा, पोटेशियम हेक्सासाइनो। देखिए लिख सकते हैं पोटेशियम, क्या नाम लिखेंगे, पोटेशियम। सबसे पहले कटायन हमेशा सबसे पहले लिखा जाता है, और बाकी आप इधर से चल सकते हैं, तो इधर से चलेंगे तो क्या हो जाएगा, पोटेशियम हेक्सासाइनिडो, या साइनो अगर लिखना चाहें तो साइनो लिख लीजिए, जैसा भी आपको दिया हुआ होगा उससे चल सकते, पोटेशियम हेक्सासाइनो। नाउ अनायनिक पार्ट है तो ये फेरेट हो जाएगा, फेरेट, और कितना है बेटा, 3, फेरेट 3, तो पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट 3, पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट 3, है ना, तो ये सेकंड हो गया। इसी को फेरी +3 को कहते हो, तो पोटेशियम फेरी साइनाइड भी कह सकते हो। ये लिखने का तरीका गलत है, ये लिखने का तरीका गलत, लिखने का तरीका सही है पर यहाँ पर 2 दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन स्टेट +2 नहीं होगा, तो ओनली 1 and 2, ओनली 2 and 3, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आपके पास IUPAC नेम ऑफ CONH3, तो इसमें देखिए 6 है, तो ये भी +3 और ये भी क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। कैसे लिखा जाएगा, तो इसको लिखने का तरीका हो गया बेटा जी, हेक्सा अमीन, क्या हो जाएगा, हेक्सा अमीन, हेक्सा अमीन कोबाल्ट, हेक्सा अमीन कोबाल्ट 3, हेक्सासाइनिडो, हेक्सासाइनिडो, हेक्सा अमीन कोबाल्ट 3, हेक्सासाइनिडो, हेक्सासाइनिडो क्रोमेट हो जाएगा, क्योंकि अनायनिक पार्ट है, तो क्रोमेट कितना, 3, क्रोमेट 3, तो हेक्सा अमीन, पहला देखते हैं, हेक्सा अमीन कोबाल्ट 3, हेक्सासाइनिडो या साइनो क्रोमेट 3, हाँ पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है, तो देखो आपको बेटा IUP सब कुछ हम लोग किसके थ्रू कर रहे हैं, क्वेश्चंस करने के थ्रू कर रहे हैं। इसको एक ही तरीका है, आपके सामने मैं क्वेश्चन रख रहा हूं, थोड़ा साइड हो जाता हूं ताकि आप सोच सकें, और उसके बाद मैं डिस्कस कर देता हूं। उसमें कुछ बताने वाला एक्स्ट्रा पार्ट होता है तो हम लोग डिस्कस भी कर लेते हैं, और इसी तरीके से आप इसमें अपनी जो क्या कमांड जो है इस टॉपिक में आप स्ट्रांग कर सकते हैं। आपको एज अ टेस्ट भी हो जा रहा है कि भाई आपने कितना सही किया, कितना गलत किया, और दूसरा
आपको एक कमांड, आपको एक वो भी आ जाता है कि एक कि अगर गलती हुई है तो उसको कैसे सही करना है या उसका सही सोल्यूशन क्या है। ठीक बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आप बढ़ सकते हैं। आपके पास तो ऑप्शन भी है कि अगर आपको लगता हो कि किसी क्वेश्चन में आपको ज्यादा टाइम लग रहा है, यदि आपको ऐसा लगता है कि किसी क्वेश्चन में आपको ज्यादा टाइम लग रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको क्या करना है, आप पॉज कर सकते हैं, पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं और फिर उसके बाद सोल्यूशन देख सकते हैं। ठीक बात है। मैं नहीं वेट कर सकता हूं, लेकिन आप जरूर ये काम कर सकते हैं। ठीक बात है। चलिए कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लीस्ट कंडक्टिविटी इन एक्वस सॉल्यूशन। बताइए लीस्ट कंडक्टिविटी इन एक्वस सॉल्यूशन। देखिए सबसे पहली बात, कंडक्टिविटी तब ज्यादा होगी जब नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे। कंडक्टिविटी तब ज्यादा होगी जब नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे बेटा, ज्यादा होंगे। तो जरा इसका कॉम्प्लेक्स अगर बनाऊंगा तो ये +3 है, +3 है, +3 है और +3 है। कॉम्प्लेक्स जब बनेगा तो इसका बनेगा CONH3 होल 4 और बेटा जी Cl2 और बाहर क्या आ जाएगा, एक Cl आ जाएगा। ये हो गया पहला। दूसरे में आइए CONH3 होल थ्राइस और Cl3, इसमें कोई बाहर नहीं जाएगा। तीसरे में आ जाइए CONH3 होल 5, CONH3 होल 5 है ना, Cl एक अंदर चाहिए और बाहर 2 Cl2 हो जाएंगे। ठीक बात है। इसमें फोर्थ में आ जाइए CONH3 होल 6 और सभी Cl3 कहाँ रहेंगे, बाहर रहेंगे। आपसे पूछ रहा है लीस्ट कंडक्टिविटी, सबसे कम कंडक्टिविटी किसकी होगी। तो इसमें आयंस देखिए, इसमें पहले वाले में नंबर ऑफ आयंस कितने हैं, अगर यहीं लिख दिया जाए पहले वाले में बच्चा पार्टी, आप नंबर ऑफ आयंस देखिए, एक और एक 2 आयन, यहां पर 1, यहां पर 3 और यहां पर बेटा जी 4। तो सबसे कम किसमें, इसमें। तो आंसर क्या, 2, यानी आंसर क्या, आंसर हो जाएगा 2। आई बात समझ में, क्लियर है आपको ये बात, पक्की बात। चलिए जी 9th में आ जाइए। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आपको निकालना है, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 दिया है। सबसे पहले इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है Z माइनस ON प्लस 2 इंटू CN होता है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का क्या फॉर्मूला होता है, Z माइनस ON प्लस 2 इंटू CN। Z आपका एटॉमिक नंबर होता है। तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चा, क्रोमियम 24 होता है। तो 24 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, ये -3 हो गया, ये न्यूट्रल हो गया, तो ये +3 हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 3 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, मोनोडेंटेट लिगेंड है तो 6, 2 इंटू 6 कितना हो गया बेटा, 24 प्लस 12 माइनस 3 है ना। तो 24 12 24 और 10 24 और 10 34 36 माइनस 3 दैट कम्स आउट टू बी 33। तो EAN कितना आ जाएगा, EAN आ जाएगा 33 आ जाएगा। EAN कितना आ जाएगा, EAN आ जाएगा 33, है ना, सही किया है ना। EAN कितना आ जाएगा 33, सही बात है। 24 प्लस 12, 24 प्लस 12 इज 36 है ना, 2 इंटू 6, हाँ ठीक है 33 आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए 10th, विच गिव्स ओनली 25% मोल ऑफ AgCl व्हेन रिएक्ट्स विद AgNO3। कौन सा आपको कहता है कि 25% ही देगा, AgCl 25% ही किसमें मिलेगा, तो किसमें मिलेगा आप बताइए, आइए देखते हैं 25% किसमें मिलेगा। तो सबसे पहले आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए, +2 +4 +4 और +4। सबसे पहले आपको क्या निकालना है बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद आप देखिए PTNH3 2 पे 4 होना चाहिए, +2 पे कितना होना चाहिए, 4, PTNH3 होल 4 और क्या हो गया, Cl2 बाहर चला गया। ठीक है,
+4 पे 6 होना चाहिए, तो PTNH3 होल 5 Cl, और बाहर चला गया क्या बेटा, Cl3, बाहर आ गया Cl3, फिर आ जाएगा PTNH3 होल 4, है ना, और Cl2, PTNH3 होल 4 Cl2, और फिर Cl2 बाहर आ जाएगा, है ना, 25% मोल ऑफ AgCl, और फिर आ जाता है PTNH3 होल थ्राइस, और कितना Cl थ्राइस, और यहां क्या आ जाएगा बेटा, Cl आ जाएगा, है ना। तो आपको अगर AgCl, देखो 4 Cl है, तो 100% 4 पर मिल रहा है, 100% 4 पर मिलेगा, 3 पर कितना मिलेगा, 75%, फिर ये 25%, तो इस पर कितना मिल जाएगा, इस पर 75%, 50%, तो इस पर क्या मिल जाएगा, 25% मिल जाएगा। आई बात समझ में। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कितने मोल ऑफ AgCl होगा। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन कॉम्प्लेक्स COCl3.5NH3, कितने इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे। तो देखिए यहां पर +3 है, सॉरी यहाँ पे -3 है, तो यहां हो जाएगा +3, +3 पर 6 होना चाहिए, तो CONH3 होल 5, CONH3 क्या बेटा, होल 5, और यहां क्या आ जाएगा, एक Cl रहेगा, CONH3 होल 5 एक Cl, और यहां पर कितना हो जाएगा, CONH3 होल 5, और क्या है बेटा, एक Cl है, CONH3 होल 5 एक Cl, और बाकी क्या हो जाएगा, बाकी आपका Cl2 हो जाएगा, बाकी आपका क्या हो जाएगा, समझ गए। तो COCl3.5NH3 है, तो CONH3 होल 5 अंदर, एक Cl यहां से उठा लिया, तो 6 हो गए, और एक Cl2, तो 1:2 की बात कर लेंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन द कॉम्प्लेक्स, कितने इलेक्ट्रोलाइट्स बनेंगे, एक तो 1:2 हो गया, है ना, एक कितना हो गया, 1:2 हो गया, और बना सकते हैं क्या आप देखिए, और देखें, CONH3, और क्या कर सकते हो बेटा, CONH3 होल 4, और क्या ले सकते हो बेटा, Cl2, और बाहर एक Cl डाल सकते हो, कर सकते हैं, बोलिए यस और नो। CONH3 होल थ्राइस, CONH3 होल थ्राइस, और क्या कर सकते हो बेटा, 3, बाहर Cl3 ले लीजिए पूरा पूरा, ये कर सकते हो आप, बोलो हाँ कि ना, क्लियर है। तो आपके पास दिखा, आपके पास क्या है, एक ये बना सकते हो कॉम्प्लेक्स, एक आप कॉम्प्लेक्स ये बना सकते हो, एक आप कॉम्प्लेक्स ये बना सकते हो, और कुछ कर सकते हैं क्या, और कुछ कर सकते हैं, और कुछ आप यहां पर नहीं कर सकते हैं। तो पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रोलाइट्स बनेंगे इस कॉम्प्लेक्स में, COCl3.5NH3 में कितने इलेक्ट्रोलाइट्स यहां पर बनने वाले हैं, तो कितने इलेक्ट्रोलाइट्स बनेंगे, तो टोटल कितने इलेक्ट्रोलाइट्स बनेंगे, आपको कॉम्प्लेक्स बना करके दिखा दिया, एक कॉम्प्लेक्स ये, एक कॉम्प्लेक्स ये, और एक कॉम्प्लेक्स ये बनेगा, ठीक बात है। लेकिन आपसे क्या पूछा है, इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब कि आयंस कितने बनेंगे। अब हमें स्पेसिफिकली इससे पूछा है, तो स्पेसिफिकली कितने बनेंगे, इसको अगर तोड़ेंगे आप तो क्या बनेगा बेटा, CONH3 होल 5 Cl, यहां पर आ जाएगा बच्चा पार्टी 2+, और यहां पर 2Cl नेगेटिव, टोटल कितने आयंस हो जाएंगे, टोटल आयंस हो जाएंगे 3, तो टोटल आयंस कितने हो जाएंगे, टोटल आयंस हो जाएंगे 3, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। AgNH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव का आपसे क्या पूछ रहा है, शेप पूछ रहा है कॉम्प्लेक्स का, द शेप ऑफ कॉम्प्लेक्स AgNH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव, इसका शेप क्या होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या हो जाएगा, ये आपका लीनियर हो जाएगा। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका लीनियर हो जाएगा। तो लीनियर क्या, ये आपका लीनियर हो जाएगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर। नेक्स्ट आ जाइए,
नेक्स्ट आ जाइए बच्चों, क्वेश्चन ये देखते हैं। द शेप ऑफ CuNH3 होल 4 SO4, इसका शेप क्या होगा? CuNH3 होल 4, NH3 एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। NH3 क्या है बेटा? एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। SO4 -2 है तो ये Cu+2 होगा। Cu होता है 4s1 3d10, तो Cu+2 क्या हो जाएगा? Cu+2 हो जाएगा 4s0 3d9। अब 3d9 आप यहां पर देख लीजिए, 1 2 3 4 S और यहां पर आपके पास P, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये अंदर ये कहीं उड़ नहीं सकता है, तो यहीं से अगर आप देखें तो ये अब क्या होगा? ये आपके पास बच्चा पार्टी ये बाहर चला जाता है 1 2 3 4, तो ये कहाँ उड़ करके जाता है? ये हो गया 3D, ये होता है 4S, ये होता है 4P, ये होता है फिर से 4D, ये फिर से क्या होता है बेटा? 4D होता है। तो ये यहां से उड़ करके ये यहाँ घूमता रहता है ना, ये यहाँ से यहाँ तक घूमता रहता है एक दूसरे में, यहाँ से यहाँ आता रहता है, ये ऐसे है ना। तो ये एक्साइट हो जाता है तो अंदर का ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो जाता है, और अंदर का ऑर्बिटल अगर इन्वॉल्व हो गया तो ये कैसा हो जाता है? स्क्वायर प्लेनर इसका कॉम्प्लेक्स होता है। कैसा होता है? स्क्वायर प्लेनर इसका कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक बात है। ये यहाँ आ जाता है, ये दिख रहा है ना यहाँ। तो क्या हो गया? आप खुद देखो ना, यहाँ से उड़ गया तो आप देखिए, अगर बना के मैं दिखाना चाहूँ तो आपको बना करके दिखा देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9वां उड़ गया, ये यहाँ आ गया और यहाँ पर ये आ गया। मान लीजिए जो उड़ाया था हमने, यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ उड़ाया था, तो ये यहाँ आ गया, इसको हटा दो, है ना। तो क्या हो जाएगा? DSP2, और DSP2 क्या होता है? DSP2 आपका स्क्वायर प्लेनर हो जाता है। क्लियर है? चलिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में एक इंपॉर्टेंट चीज है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में मैक्सिमम आप एक इलेक्ट्रॉन को लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में पुश कर सकते हैं। ये आपके पास एक चीज आती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है किसका हाईएस्ट पैरामैग्नेटिज्म होगा? हाईएस्ट पैरामैग्नेटिज्म किसके पास होने वाला है? तो आइए देख लेते हैं, निकालते हैं। सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा अलग अलग के लिए, तो मैं पहले के लिए निकाल लेता हूं Fe+3। और Fe+3 में एक चीज आप देख रहे होंगे कि F6F जो F- है वो WFL है, पेयरिंग नहीं होगी। F- क्या है? WFL है, पेयरिंग नहीं होगी। Fe होता है बच्चा पार्टी 4s2 3d6। Fe क्या होता है? Fe होता है 4s2 3d6, तो Fe+3 हो जाएगा D5। और इससे ज्यादा तो किसी में हो ही नहीं सकता ना बेटा, इससे ज्यादा पैरामैग्नेटिज्म होगा क्या? D में सारे ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, तो यूपी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? यूपी इलेक्ट्रॉन हो गया 5। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए 5। तो सभी के सभी क्या, और वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगी। तो कहता है हाईएस्ट पैरामैग्नेटिज्म किसका होगा? तो हाईएस्ट पैरामैग्नेटिज्म इसका हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए। आपसे पूछ रहा है कि कॉम्प्लेक्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताना है किसका? CrNH3 होल 6 थ्राइस पॉजिटिव का। तो आइए देख लेते हैं। CrNH3 होल 6 आप भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, आप भी सॉल्व कर रहे होंगे, तो Cr+3 दिख रहा है। क्या दिख रहा है? Cr+3। अब NH3 कैसा है? NH3 एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। NH3 कैसा है? NH3 एक आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। NH3 कैसा है बेटा? NH3 आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। NH3 कैसा है? NH3 एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ठीक बात है। तो Cr होता है 4s1 3d5। ठीक है जी, 4s1 3d5, तो Cr+3 हो जाएगा 4s0 3d3 हो जाएगा। Cr+3 कितना हो जाएगा? 4s0 3d3। ठीक बात है। तो जरा बना करके चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, नहीं 4 क्यों चाहिए? 3d3 तो चाहिए। हाँ, और फिर S, फिर P। हाँ तो सही तो है, अंदर के ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, D2sp3 बनाएगा। D2sp3 का मतलब क्या हो गया? D2sp3 का मतलब हो गया बच्चा पार्टी ऑक्टाहेड्रल।
इसमें मुझे पेयरिंग कराने की जरूरत नहीं है, तो यूपी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3, और यूपी इलेक्ट्रॉन 3 हो गए तो कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बच्चा पार्टी, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, है ना। तो ऑक्टाहेड्रल और पैरामैग्नेटिक, ऑक्टाहेड्रल और पैरामैग्नेटिक आंसर हो जाएगा 1, ऑक्टाहेड्रल और पैरामैग्नेटिक। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है Fe(F6) थ्राइस नेगेटिव और FeCN6 थ्राइस नेगेटिव, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द फ्लोराइड कॉम्प्लेक्स इज एक्सपेक्टेड टू बी। Fe(F6) थ्राइस नेगेटिव और FeCN6 थ्राइस नेगेटिव, ये पूछ रहा है। Fe(F6) थ्राइस नेगेटिव और FeCN6 थ्राइस नेगेटिव आपसे पूछ रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट बताइए, है ना। मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है आपको, तो आइए जल्दी बताइए, आइए देख लेते हैं। FeF6 बच्चा पार्टी, FeF6 ये हो गया +3, Fe+3 इन WFL, यानी 4s0 3d5, इसका ही मैग्नेट n5 हो गया। तो n5 हो गया तो म्यू क्या हो जाएगा, म्यू इज √of n इंटू n+2, तो n कितना 5, तो इससे ज्यादा म्यू किसका ही हो ही नहीं सकता, 5 इंटू 5+2, तो कितना हो गया 7 √of 35 bm होगा, √of क्या हो जाएगा 35 bm हो जाएगा। FeF6, तो इससे अब FeCN6, Fe+3 इन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, अब ऑब्वियस सी बात है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग कराएगा, तो इसका ज्यादा होगा मैग्नेटिक मोमेंट, इसका ज्यादा, सेम नहीं होगा, लार्जर देन द एक्सपेक्टेड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ फ्लोराइड कॉम्प्लेक्स, लार्जर होगा देन द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ साइनाइड कॉम्प्लेक्स, बिकॉज देर आर मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन, यस बिल्कुल सेकेंड वन इज करेक्ट। FeF6 का मैग्नेटिक मोमेंट बेटा, FeF6 ट्राइस नेगेटिव का मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो ज्यादा होगा FeCN6, FeCN6 थ्राइस नेगेटिव से। FeF6 थ्राइस नेगेटिव का मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होगा किससे, आपको दिख गया, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, ठीक बात है। आइए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ देखते हैं। कहता है हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने मौजूद होंगे ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में, तो आपको पता है Fe+1 में होता है, इसमें Fe+1 में हो गया तो 4s1 3d6 हो जाएगा, 4s1 और 3d6 हो जाएगा, Fe+1 में होगा। तो अब जरा लिखो, बताओ कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, 4s1 3d6, आपको पता है s, पहले बनाओ d, टिंग टिंग टिंग, 1 2 3 4 5, फिर s और फिर आपका p, है ना। तो d6 1 2 3 4 5 6 और एक यहां पर Fe+1, Fe किस में होता है, इसमें ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में +1 में होता है, Fe किस में होता है +1 में, तो कितने आ गए। अब पर यहाँ पर ये पेयरिंग हो जाता है इसकी वजह से, तो पेयरिंग हो जाएगा तो इसको आप भेज दीजिए, यहाँ पेयर हो गए, बचे कितने 3, तो कितने अनपेयर्ड बचे, तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, स्टेटमेंट्स अबाउट CrCO6 इज करेक्ट, CrCO6 के बारे में कहता है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो कर लिया होगा। देखिए आपको मैंने बता दिया है कि 6 के लिए ऑक्टाहेड्रल होता है, तो पहले चेक करिए, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है तो Cr इज 4s1 3d5, सब लोग सहमत हैं, Cr क्या होता है 4s1 होता है और 3d5 होता है, Cr इज 4s1 और 3d5, 4s1 और 3d5। अब 4s1 और 3d5 होता है तो क्रोमियम 6 बनाना है, तो D में आ जाओ, D कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 S और क्या बेटा T, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है लेकिन, तो S में 1 1 2 3 4 5, ठीक है जी। अब CO इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, सही कि गलत,
है ना, CO इज अ SFL। SFL बोले तो पेयरिंग होगी, SFL बोलोगे तो क्या होगी, SFL बोलोगे तो पेयरिंग होगी। अब अगर SFL बोलेंगे पेयरिंग होगी तो क्या हो जाएगा, पहले तो इसको भेजो यहां पर, एक तो यहां आ गया और हमें अंदर के ऑर्बिटल चाहिए, तो एक यहां आ गए और एक यहां आ जाएंगे, है ना, तो डी खाली हो जाएगा। तो समझ रहे हो, तो इसका मतलब क्या हो गया, आप अगर गौर देखें, 1 2 3 4, ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया, दो खाली हो गए, तो D2sp3 बनना चाहिए। क्या बनेगा, डायामैग्नेटिक है और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। कैसा होगा, डायामैग्नेटिक होगा और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। क्लियर है, तो तरीका सही गए हो आप लोग। अब कह रहा है NiEn होल ट्वाइस ट्वाइस पॉजिटिव के लिए देखिए, किसके लिए देखेंगे, NiEn होल ट्वाइस ट्वाइस पॉजिटिव के लिए आपको देखना है। सबसे पहले En जो है बच्चा पार्टी, En एक बाइडेंटेट लिगेंड है और ये एक SFL है। SFL है तो पेयरिंग कराने की कोशिश की जाएगी, पेयरिंग कराने की क्या की जा सकती है, कोशिश की जाएगी, है ना, SFL है क्यों। ठीक है, तो देख लेते हैं। Ni+2 का मतलब क्या हो गया, Ni+2 हो गया मतलब 4s0 3d8। तो यहां पे पुट करके देखें, 1 2 3 4 S और P, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 D8 हो गया, है ना। तो अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग बाबा हो जाएंगे, यानी यहां ये आ गया तो ये खाली हो गया, ये खाली हो गया तो ये और ये DsP2 खाली, यानी DsP2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो मतलब डाया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो, जीरो मतलब डाया, डायामैग्नेटिक। अच्छा, डायामैग्नेटिक हो गया, DsP2 हो गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो हो गया, डायामैग्नेटिक हो गया, तो और कैसा, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो अब हमें चेक करना है इसमें से कौन सा आंसर है, तो डायामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक है, DsP2 है, स्क्वायर प्लेनर है और कोऑर्डिनेशन नंबर निकल का कितना है, 4, तो आंसर हो जाएगा 2। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है CO C2O4 थ्राइस 2 नेगेटिव का, CO C2O4 थ्राइस 3 नेगेटिव का क्या पूछ रहा है हाइब्रिडाइजेशन, तो ये -6, तो ये +3, CO+3 के सामने ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है। देखो C2O4 जनरली वीक फील्ड लिगेंड होता है, लेकिन CO+3 के साथ ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है। वैसे ही पानी भी एक वीक फील्ड लिगेंड होता है, लेकिन CO+3 के साथ वो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है। ठीक है सर, तो चलिए CO+3, CO होता है कितना, CO होता है 4s2 3d, फे को 26 27 3d7, तो +3 का मतलब 3d6 हो गया, D6 इन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, D6 1 2 3 4 S और क्या बेटा 1 2 3, D6 इन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड 1 2 3 4 5 6। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग होगा, ये बाबा यहां आ जाएंगे, ये बाबा यहां आ जाएंगे, तो पेयरिंग हो गया, तो 1 2 3 4 पेयरिंग हो गया, तो 1 2 1 2 1 2, ये दोनों खाली, D2sp3 बनेगा। पेयरिंग हो गया तो क्या बनेगा, D2sp3 बनेगा। हाइब्रिडाइजेशन जो है वो आपका D2sp3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, D2sp3 हो जाएगा। कोई दिक्कत, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायामैग्नेटिक, तो MnO4 माइनस, देखिए डायामैग्नेटिक पूछा है, MnO4 नेगेटिव की अगर बात करें तो Mn को आप मानिए x, तो x प्लस -2 इंटू 4 बराबर -1, तो x बराबर -1 + 8 बोले तो +7, ओहो Mn +7,
अब Mn होता ही कितना है, Mn होता है 4s2 3d5। अब +7 का मतलब हो गया कि ये तो सब खत्म, जीरो, तो यही डायामैग्नेटिक हो गया, मुझे कोई और चेक करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। यही क्या हो जाएगा, यही आपका डायामैग्नेटिक हो जाएगा। क्लियर है? तो आपको एकदम नीट पैटर्न पे जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है वैसे आपसे क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। आप इसको अगर कर पा रहे हैं तो ये मान के चलिए कि आपका वहां पर पेपर में अच्छे नंबर लाने की संभावना बढ़ जाती है। इस तरह के क्वेश्चन आप पीवाई के उठा करके देख लीजिए, इस तरह के ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक बात है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कुछ दिया हुआ है, इससे आपको कुछ पहचानना है, तो आइए देख लेते हैं। हाँ, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो करेक्टली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड सेलेक्ट द यूज कोड गिवन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता करना है। ठीक है, तो CrF6 अभी आपने देखा था, Cr+2 हो जाएगा। Cr+2 इज 4s0 3d 4s0 3d4 4s0 3d4। और ये वीक फील्ड लिगेंड है तो 4 अनपेयर्ड मिल गया, 4 यूपी इलेक्ट्रॉन, यानी इसका हो गया, ए का हो गया 4। यहां लिखता चलता हूं, ए का क्या हो गया 4। MnF6 ए का 4 में दो ही ऑप्शन है, तो इसी में से टिक हो जाएगा कौन सही है, ये सही है कि ये सही है, बाकी तो ये दोनों तब होंगे नहीं। चलिए Mn-6, तो Mn भी यहां पर बच्चा पार्टी +2 में आ रहा है। Mn भी किस में आ रहा है, +2 में आ रहा है। +2 का मतलब हो गया 4s2 3d5 होता है, तो +2 का मतलब ये उड़ जाएगा, यानी 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए। और 5 का मतलब बी का हो गया 5, तो पहला का 4 दूसरे का 5, बाकी मैं चेक ही नहीं करूंगा, ये आंसर हो जाए। क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है, आप निकाल सकते हो। अगर कुछ अलग सा कॉन्सेप्ट होता तो ऑब्वियस सी बात है मैं सारा बना करके दिखा देता, पर आपको पता है कि इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है और फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताना है, बहुत आसानी से इजिली आप बता सकते हैं। कोई दिक्कत? नो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलिए। कहता है स्टेबल कॉम्प्लेक्स बताना है, इसमें से स्टेबल कॉम्प्लेक्स बताना है। देखो स्टेबिलिटी बहुत फैक्टर पे डिपेंड करती है। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं, अगर मैं आपसे स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स की बात करूं, किसकी बात करूं, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स की बात करूं, तो सबसे पहला बताता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा, इस पे भी डिपेंड करती है। SFL जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड स्ट्रेंथ, जितना स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तीसरा, चिलेट रिंग जितने ज्यादा होंगे, चिलेट रिंग चिलेशन जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो पहले में देखिए कोई चिलेशन नहीं है, दूसरे में 2 गो चिलेशन है, तीसरे में 3 चिलेशन है, इसमें 1 चिलेशन है। तो तीसरा, जितना ज्यादा चिलेट रिंग बनेंगे स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक बात है जी सर। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कैन नॉट एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन एग्जिबिट नहीं करेगा, तो जल्दी से देख लीजिए, बताइए बताइए, जल्दी से देखिए और बताइए। तो आइए चेक करें। MA2BC पहला वाला करेगा, M ग्लाइसिनेटो AB होल ट्वाइस कह सकते हैं आप, MAA होल ट्वाइस कह सकते हैं आप, और MABCD कह सकते हैं। तो MAA होल ट्वाइस अगर देखें, आपसे पूछा है कैन नॉट एग्जिबिट, तो बेटा जी आप ये बाइडेंटेट लिगेंड अगर आप लगाते हैं, देखिए AA लगा दिया और AA लगा दिया, AA और AA लगा दिया, तो आप जरा गौर से देखिए, अब मैं इसके पोजीशन कहीं भी चेंज कर लूं, ए को बदल के कहीं यहां कर दूं या इसको यहां कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, यानी इसमें कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं हो पाएगा। कौन नहीं देगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो MAA होल ट्वाइस आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देगा। चलिए नेक्स्ट आ जाइए।
कहता है ए प्लेनर कॉम्प्लेक्स एम ए बी सी डी गिव्स, ए बी सी डी कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा, ए बी सी डी कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा। तो सिंपल है, एम बेटा जी ए बी सी डी है ना, तो ए ट्रांस बी, हमेशा ऐसे ध्यान रखिएगा, ए ट्रांस सी और ए ट्रांस डी, 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलेंगे। कितने? 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिले। देखो ए ऐसे लगा दीजिए, एम ए ट्रांस बी लगा दीजिए, नहीं ए ट्रांस ए नहीं है, ए ट्रांस बी है, ए ट्रांस सी है, और एम आप इसको ए ट्रांस डी लगा सकते हैं। तो ये 3 आपको आइसोमर देखने को मिलेंगे। एम ए बी सी डी के कितने आइसोमर देखने को मिलेंगे? 3 देखने को मिलेंगे। एम ए बी सी डी ई एफ में कितने आइसोमर होते हैं? एक्सपेक्टेड फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म? तो बेटा एम ए बी सी डी ई एफ, ये याद रखना है, एम ए बी सी डी ई एफ के पास टोटल 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं। टोटल कितने आइसोमर होते हैं? टोटल 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं। ठीक बात है, चलिए आ जाइए आगे बढ़ते हैं। Which of the following complex produce PPT with AgNO3 and exist in 2 geometrical isomeric form? पहले कौन PPT देगा AgNO3 के साथ? तो पहले तो कॉम्प्लेक्स बनाइए, ये +2, ये बेटा +2, ये +4 और ये आपका +4। ठीक है, तो क्या बनेगा? एम क्या कर रहे हो? बनाओ ना, कॉम्प्लेक्स बनाओ। PTNH3 होल 4 और क्या आ गया बेटा? Cl2 आ गया। PTNH3 होल 4 Cl2 आ गया, PTNH3 होल 4 Cl2 आ गया। तो इसमें कुछ नहीं नहीं, 2 ही तो है, तो 4 रखना है ना अंदर। PTNH3 होल ट्वाइस Cl2, 2 2 4, तो बाहर रखिए ना, सारे के सारे अंदर उठा लीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो PTNH3 होल 4 रख दिया और बाहर कर दिया हमने 2 Cl2। ठीक बात है। फिर है, इसकी बात करें +2 है, तो PTNH3 होल थ्राइस Cl और बाहर रख दिया Cl। इसमें हो जाएगा PTNH3 होल 4 Cl2, PTNH3 होल 4 Cl2 और बाहर क्या रख दिया? Cl2 रख दिया। अगला कहता है PTNH3 होल ट्वाइस, 2 और 2 अंदर रखा, सभी को अंदर रखना पड़ेगा क्योंकि 6 हैं। ये हो गया। ठीक है जी। तो कहता है कि पहले प्रोड्यूस पीपीटी, ये चेक करना है। प्रोड्यूस पीपीटी विद AgNO3, हाँ ये देगा पीपीटी, लेकिन MA4 टाइप है, ये GI नहीं देगा, GI नहीं देगा। ये MA3B टाइप है, ये भी पीपीटी देगा लेकिन GI नहीं देगा। ये पीपीटी देगा लेकिन ये है MA4B2, और MA4B2 का मतलब हो गया M बेटा जी BB एक बार ट्रांस में और MBB एक बार सिस में, तो ये GI देगा, ये GI देगा, और ये आपका पीपीटी ही नहीं देगा, तो आंसर हो जाएगा 3rd। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन, देखो ऐसा नहीं है कि बहुत आसान आसान ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे कंसेप्ट्स इन्वॉल्व होंगे क्वेश्चंस में, आपको वो सॉल्व करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कौन देगा कौन नहीं देगा। और इसीलिए जब मैं क्वेश्चन लेकर के आया हूं तो आपको एक एक चीज मैं बताते हुए चल रहा हूं कि बेटा इस तरह के सवाल आएंगे तो आपको इस तरीके से करना है। क्लियर है? चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं। cis PTEN होल ट्वाइस Br2Cl2.2H2O एंड ट्रांस समथिंग, ऐसा कुछ लिखा हुआ है R, ये कौन से आइसोमर हैं? ये कौन से आइसोमर हैं? ठीक है, देखिए आइए, तो ये लिखेंगे अगर, तो ये हो गया पहला वाला MAA होल ट्वाइस B2, पहला ये हो गया, और दूसरा हो गया MAA होल ट्वाइस B2। MAA होल ट्वाइस B2 आगे देखें, दूसरे में Br2, दोनों में ही अंदर सिस और ट्रांस लिखा हुआ है,
और दोनों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, तो ये आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेंगे। ये दोनों क्या करेंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेंगे। चलिए आगे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड? इनमें से कौन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, आपको बताना है इनमें से कौन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है। जल्दी बताइए। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड डायरेक्टली मेटल और कार्बन का लिंकेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के लिए क्या होना चाहिए? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के लिए मेटल का लिंकेज होना चाहिए कार्बन के साथ। मेटल का लिंकेज होना चाहिए किसके साथ? कार्बन के साथ। तो यहां पर आप देख रहे होंगे यहां भी है, यहां भी है, यहां नहीं है, यहां भी है, तो आपका ये हो जाएगा। तो मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है जहां पे मेटल जो नॉन मेटल है, जो डायरेक्टली अटैच होना चाहिए कार्बन के साथ, है ना? क्लियर है? मेटल का अटैचमेंट होना चाहिए कार्बन के साथ, तो ये आपका क्या है? नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा? कौन सा कॉम्प्लेक्स जो आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, है ना? तो एक चीज पहले फिर से एक बार थोड़ा सा बता देता हूं कि ऑर्गेनोमेटेलिक समझ गए ना आप क्या होता है? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की अगर बात कर रहे हैं तो ऑर्गेनोमेटेलिक क्या होना चाहिए? मेटल जो होगा, जैसे आप देखो इसमें यहां पर जो मेटल है जिंक है वो कार्बन के साथ जुड़ा होना चाहिए, अल्काइल कार्बन के साथ। कार्बन मेटल जो है वो कार्बन के साथ जुड़ा होना चाहिए, समझ रहे हो? तो अल्काइल कार्बन के साथ क्या होना चाहिए? जुड़ा होना चाहिए। उसी तरीके से ऑर्गेनोमेटेलिक की अगर बात करें तो ऑर्गेनोमेटेलिक क्या होता है कि मेटल जो होना चाहिए वो MC बॉन्ड होना चाहिए, मेटल कार्बन बॉन्ड होना चाहिए। लेकिन यहां पूछ रहा है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन शो नहीं कर रहा है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म MA4B2 ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। MA3B3 ये भी शो करता है, अगर आपको याद हो, फेशियल और मेरिडोनल, फैक और मर। फिर ये भी शो करता है MAA होल थ्राइस और MAB होल ट्वाइस, ये देख लीजिए। तो अगर आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा? MAB ग्लाइसिनेटो आप जानते ही हैं, तो AB अगर लिखोगे तो AB और AB ऐसा ऐसा है। अब जोड़ो ना, इसको उल्टा कर दो, इसको उल्टा करके चेक करो। उल्टा करोगे तब भी क्या है? अभी भी A ट्रांस में है, BB A किस में? AB ट्रांस में है, AB ट्रांस में। इसको पलट दो, B ऊपर कर दो, ऐसे कर लो। M क्या करोगे? A ऊपर है ना, तब B कर दो। ये नीचे क्या ले आओ? B। इसमें AB है तो इस B को ऊपर ले जाओ। नहीं, इसको वैसे ही रहने दो, AB। अभी क्या है? सेम ही तो कर दिया मैंने। इसको पलट लो ना, फिर इसको कर लो ऊपर ले जाओ B, इसको कर लो A। अब क्या हो गया? AA ट्रांस हो गया, BB ट्रांस हो गया। यहाँ A और AB क्या है? यहाँ AB ट्रांस में, यहाँ AA ट्रांस में, ये भी हो गया। अब AA होल थ्राइस देखो, चलो आओ। MAA सब बना के चेक करोगे तुरंत समझ आ जाएगा। AA और AA, तो यहां कुछ भी बदला बदली करो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? कुछ भी अदला बदली करेंगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसीलिए ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। फिर कहता है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा वो बताइए। इनमें से कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा वो बताइए, है ना? इनमें से कौन ज्योमेट्रिकल? द पेयर ऑफ मॉलिक्यूल दैट एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। MA4B2 हो गया, ये क्या है? MA4B2 हो गया। और MA3B3 ये भी शो करेगा बेटा। MA5 ये नहीं शो करेगा, MA6 नहीं करेगा, तो पहला वाला करेगा। पेयर ऑफ मॉलिक्यूल दैट एग्जिबिट क्या? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। कॉम्प्लेक्स ये दिया है CONH3 होल थ्राइस और NO2 शोज विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। तो बेटा जी यहां पर NO2 एक एम्बीडेंटेट लिगेंड लगा हुआ है। क्या लगा है? एम्बीडेंटेट लिगेंड लगा हुआ है।
यहां पर क्या लगा हुआ है, एक एम्बीडेंटेट लिगेंड लगा हुआ। एम्बीडेंटेट लिगेंड का मतलब, एम्बीडेंटेट लिगेंड का मतलब ये लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेगा। लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेगा। कैसा? लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो लिंकेज कहां है? और MA3B3 लिंकेज तो शो कर ही रहा है। चलो ज्योमेट्रिकल चेक कर लेते हैं। MA3B3, हाँ सर, दो करते हैं फेशियल एंड क्या, मेरिडोनल। फेशियल और क्या बेटा, मेरिडोनल। तो क्या होगा, लिंकेज और कौन सा, ज्योमेट्रिकल। लिंकेज और ज्योमेट्रिकल, फेशियल और मेरिडोनल, है ना। तो लिंकेज भी करेगा और ज्योमेट्रिकल भी करेगा। अगला आ जाइए, इनकरेक्ट मैच पूछ रहा है। इनकरेक्ट मैच कौन सा है इसमें, ये आपसे पूछा जा रहा है ना। तो आप बताइए, एक बार चेक कीजिए, इनकरेक्ट मैच कौन सा है। आइए देखते हैं। ये लिंकेज है, हाँ सही है, लिंकेज तो होगा ये। MA3, MABC2, नहीं MA2BC, ठीक है। MABAA होल ट्वाइस B2C2, ये क्या है, बिल्कुल ये भी ठीक है। MA5 हाइड्रेट तो कर सकता है ये, लिंकेज नहीं करे तो ये गलत है बेटा। लिंकेज कहाँ, लिंकेज के लिए एम्बीडेंटेट होना चाहिए, तो एम्बीडेंटेट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। कह रहा है CrCl3.6H2O शो 3 डिफरेंट कलर्ड कंपाउंड्स ड्यू टू। कलर्ड कंपाउंड्स किसकी वजह से शो कर रहा है, CrCl3 जो है वो कह रहा है 3 डिफरेंट कंपाउंड शो करते हैं, कलर शो करते हैं। वो किसकी वजह से शो करते हैं, बताइए किसकी वजह से। CrCl3.6H2O, तो H2O आप अंदर रख सकते हैं, H2O रख दीजिए। क्या रख लीजिए, CrH2O होल 6, और क्या हो जाएगा बेटा, Cl3। तो आप बाहर बाहर निकाल सकते हो, ऐसा नहीं है। CrH2O होल 5 Cl, बाहर Cl2.H2O, और भी खेला खेल सकते हो। CrH2O होल 4 Cl2 Cl.2H2O, तो किसकी वजह से, हाइड्रेट आइसोमर्स ये शो करेंगे। ठीक बात है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर रॉन्ग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर रॉन्ग। ठीक है, तो देखिए आइए, मेटल कार्बोनिल Al4C3 इज ऑर्गेनोमेटालिक, ये तो गलत हो गया। मेटल कार्बोनिल आर ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स सही है। TeL इज अपाई, ये एक अपाई बटीज इज अगर कहा जाए तो TeL जो है ये दिस TeL इज अ बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड लिखा है। फ्रैंकलिन रिएजेंट शो ऑर्थो, ये भी सही है। TeL जो होता है, TeL होता है वो क्या होता है, सिग्मा बॉन्डेड OMC होता है। तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो हालांकि मैं स्टेटमेंट से चले जाता हूँ, इस पे नहीं लिखता हूँ, ये एक स्टेटमेंट गलत है, ये इनकम्प्लीट है। TeL इज, अगर यहाँ पर पाई होगा तो गलत होगा, मैं सिग्मा कर देता हूँ। सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ये सही है। तो अगर गलत करना है और फिर आंसर देखना है तो सी और डी फ्रैंकलिन सही है। ए और सी, तो अगर इसको मैं पाई कर दूं, अगर इसको आप पाई बॉन्डेड कर दो तो ये गलत हो जाएगा आंसर करने के लिए। ठीक बात है। चलिए थोड़ा सा मिसप्रिंट था इसमें। कंपाउंड्स विच कंटेन डायरेक्ट मेटल कार्बन बॉन्ड्स आर कॉल्ड। कंपाउंड जिसमें बेटा डायरेक्ट मेटल कार्बन बॉन्ड होता है उसको हम लोग ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज OMC। विच ऑफ द फॉलोइंग इज OMC। ठीक बात है। तो आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज, तो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पाई बॉन्डेड OMC। अगर हम बात करें तो इसमें पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कौन सा है, थोड़ा सा फिर से यहाँ पे मिसप्रिंट है। पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कौन सा है, बताइए।
तो आप जैसे सॉल्ट देखें तो जैसे सॉल्ट अभी बताया था के PtCl3C2H2 अगर देखते हो देखना तो PtCl CH डबल बॉन्ड CH ऐसा यहां पर क्या हो जाएगा, यहां ये लेगा, ये इसका एंटी बॉन्डिंग खाली है तो ये देगा, एंटी बॉन्डिंग खाली है तो ये क्या करेगा, ये इसमें दे देगा। तो ये कैसा OMC पाई बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो पाई बॉन्डेड OMC इज जैसे सॉल्ट। अ रिएजेंट यूज्ड फॉर आइडेंटिफाई निकल आयन इज, निकल आयन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग यूज करते हैं डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिम, बताया है पहले भी, क्या यूज करते हैं DMG, है ना। तो NiDMG होल ट्वाइस एक कॉम्प्लेक्स होता है, तो हम लोग डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिम का इस्तेमाल करते हैं निकल के लिए। कहता है कि इफ En ऑफ सेंट्रल मेटल आयन X+2 इन अ कंपाउंड in a complex is 34 and atomic number is 28, number of monodentate ligand present in the complex are, बताइए क्या होगा इसमें, नंबर ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड कॉम्प्लेक्स में हो जाएगा। आइए देखते हैं, कहता है कि X+2 है ना, सेंट्रल मेटल एटम पे एक M ले लीजिए, एक M ले लिया, X+2 इन अ कॉम्प्लेक्स इज 34, है ना, एटॉमिक नंबर इज 28, Ni है ना, तो Ni+2 है, तो क्या लिया जाए कि आपका 28 2 तो 36 होना चाहिए, जनरली En कहता है 28 प्लस यानी 28 -2 हो गया, 28 -2 26 और +10। तो आइए एक बार पूरा लिख लेते हैं कॉम्प्लेक्स। कहता है कि एक मेटल है ना, सेंट्रल मेटल X+2 ले लीजिए, X दिया हुआ है, इफ En ऑफ सेंट्रल मेटल आयन X+2 इन अ कॉम्प्लेक्स इज 34, ठीक है। En आ गया, तो En का फॉर्मूला क्या होता है, En होता है Z-ON+2 इंटू नंबर ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड, तो 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कर लीजिए, और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ लिगेंड इंटू डेंटिसिटी। तो लिखिए जरा, En बराबर, इसी यहीं पे लिख देता हूं, Z-ON+2 इंटू नंबर ऑफ लिगेंड इंटू डेंटिसिटी, मोनोडेंटेट आपने कह दिया तो 1 हो गया, ठीक। Z कितना है 28, En कितना है बेटा, En कितना है 34, तो 34 बराबर 28 -2 प्लस 2 इंटू नंबर ऑफ लिगेंड को X मान लीजिए, तो 34 -26 बराबर 2X हो गया। तो कितना हो जाएगा बेटा, 34 -26 इज 26 8 34, 8 बराबर 2X, तो X बराबर हो जाएगा 4, तो आंसर हो जाएगा 4। ठीक बात है, थोड़ा ठीक क्वेश्चन था ये, तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर कहता है व्हाट इज इनकरेक्ट फॉर K4FeCN6, है ना, क्या इनकरेक्ट है। तो K4FeCN6 पे चलें तो ये +4, ये -6, तो ये हो गया बेटा जी +2, ऑक्सीडेशन ये तो सही है। डायमैग्नेटिक कैरेक्टर देख लेते हैं, Fe+2 इन SFL 4s2 3d6, ये 0 हो गया, d6 अगर 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, ये यहाँ पेयर, ये यहाँ पेयर, ये डायमैग्नेटिक कैरेक्टर। पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर ये गलत है, तो थर्ड आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थर्ड आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर है। तो ये हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पूरा आपका 40 क्वेश्चंस जो है हम लोगों ने डिस्कस किया। पूरे जितने भी आप पूरे कोऑर्डिनेशन में जो भी मैक्सिमम पॉसिबल अच्छे क्वेश्चन बन सकते थे वो आपको यहां पर मैंने आपको इससे करा दिया। ठीक बात है। तो बच्चों कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पूरा करने के बाद अब हम लोग करने वाले हैं क्या, पी ब्लॉक, है ना।
तो जैसे आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को अच्छे से क्वेश्चन के थ्रू आपने पूरा रिवाइज किया, वैसे ही हम लोग अब पी ब्लॉक को करेंगे और इसके बाद हम लोग डी एंड एफ ब्लॉक को करेंगे। ठीक बात है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। द ज्योमेट्री ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल विद रिस्पेक्ट टू NSiH3 होल थ्राइस Me3n और SiH3p, ये क्या होगा ज्योमेट्री? तो देखिए N पे आपने क्या लगाया बेटा? SiH3, यहां भी SiH3 और SiH3 बना ली। N पर यहां पर क्या है बेटा? मिथाइल, मिथाइल और मिथाइल लगा लिए। और यहां पर P पर क्या है आपके पास? P पर है आपके पास SiH3, SiH3 और SiH3 लगा लिए। बच्चों अगर आप गौर से देखें तो यहां पर D है और यहां पर ये पाई बॉन्ड यानी बैक बॉन्डिंग हो गया, और बैक बॉन्डिंग होने की वजह से ये आपका प्लेनर हो जाता है। यहां पर बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है तो पिरामिडल ही रहेगा। यहां पर भी बैक बॉन्डिंग नहीं होगा क्योंकि दोनों थर्ड पीरियड के हैं, तो ये भी आपका पिरामिडल ही रहेगा। तो आंसर हो जाएगा प्लेनर, पिरामिडल और पिरामिडल। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, इनमें से किस कंपाउंड के पास OCS, किस कंपाउंड के पास बॉन्ड एंगल फाउंड टू बी ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड बट नॉट ड्यू टू बैक बॉन्डिंग? तो पहला है आपका NSiH3 होल थ्राइस, OCH3 होल थ्राइस, OCH3 होल ट्वाइस, OSiH3 होल ट्वाइस, ऑल ऑफ दीज। तो देखिए NSiH3 में तो अभी दिखा दिया कि बैक बॉन्डिंग हो गया। OCH3 होल ट्वाइस में आप देखिए, OCH3 होल ट्वाइस में अगर आप देखेंगे तो यहां बैक बॉन्डिंग तो नहीं है पर स्टेरिक रिपल्शन, और स्टेरिक रिपल्शन होने की वजह से क्या होगा बच्चा पार्टी? ये बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। तो बिना बैक बॉन्डिंग के बॉन्ड एंगल किस में बढ़ रहा है? सेकेंड में बढ़ रहा है। थर्ड देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट डाइबोरेन? डाइबोरेन के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? डाइबोरेन आप सब लोग जानते हैं, BHHBHH, डाइबोरेन आपका ये होता है। ठीक बात है, सब जानते हैं, बनाना बॉन्ड, ब्रिज बॉन्ड सब जानते हैं। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ बोरॉन इज sp3, बिल्कुल सही बात है। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट इसका क्या होगा? sp3 होगा। क्या ये लुईस एसिड है? हाँ, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये लुईस एसिड भी होगा। इट हैज 4 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं। देखिए इस तरह के बॉन्ड को हम लोग कहते हैं 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। तो B2H6 के पास 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जो हैं वो है आपके पास 4, और 3 सेंटर 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जो हैं ये वाले, देखिए 1 सेंटर, 2 सेंटर, 3 सेंटर, ये जो हैं ये आपके पास कितने हैं? ये आपके पास 2 हैं। तो ये कह रहा है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 4 नहीं, कितने होंगे? 2 होंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये गलत है, 1 और 2 सही है, तो आंसर हो जाएगा बोथ 1 एंड। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट एग्जिस्ट? इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है वो आपका एग्जिस्ट नहीं करता है? कौन सा कंपाउंड जो है वो आपका क्या नहीं करता है? एग्जिस्ट नहीं करता है। बताइए आप कौन सा कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा? तो आपको पता है TlCl3 करता है, TlI3 भी करता है, Tl प्लस I3 नेगेटिव में करता है, BiF3 भी करता है, PbI4 नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से आप सभी जानते हैं कि Pb+2 स्टेबल होता है। तो PbI4 जो है वो जाता है किसमें? Pb+2 में प्लस I2 में। किस में जाता है? Pb+2 और I2, ये वाला स्टेबल है तो इसलिए ये एग्जिस्टेंस में नहीं, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। अगला देखिए, कहता है एल्यूमिनियम इज नॉट एक्टेड अपॉन बाय प्योर वाटर। एल्यूमिनियम इज नॉट एक्टेड अपॉन बाय प्योर वाटर। क्यों? क्यों क्यों? impurities in water are essential for reaction to occur. It is light metal. नहीं, not acted because it is protected by a film of aluminium oxide. It is protected by a film of क्या? It is protected by a film of aluminium oxide.
क्लियर है? इट इज नॉट अ रिएक्टिव मेटल। चलो ये तो अलग बात है। क्यों नहीं करता है, क्यों इनर्ट हो जाता है, क्यों रिएक्टिव नहीं होता? क्योंकि ये प्रोटेक्ट होता है फिल्म ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड से। अगला देखिए, द बोरैक्स बीड टेस्ट इज बेस्ड अपॉन फॉर्मेशन ऑफ। तो किसके बेसिस पर है बोरैक्स बीड टेस्ट? अगर आपको याद हो तो मान लीजिए कि कोई भी मेटल सॉल्ट है, CuSO4 है, ये CO+2 प्लस SO4 - 2 में आएगा। ठीक बात है। अब CO+2 का रिएक्शन करा दीजिए आप B2O3 थे बोरिक एनहाइड्राइड से, तो ये मेटाबोरेट बनता है। क्या बनता है? मेटा COBO होल ट्वाइस, BO2 का होल ट्वाइस बनेगा, मेटाबोरेट बनता है। और कैसा? यही कलर्ड होता है, कलर्ड मेटाबोरेट। और इसी मेटाबोरेट को आप देख करके, इसी के कलर को देख करके आप बताते हैं कि इसका कलर क्या होगा, मेटल आयन का कलर क्या होगा। तो बोरैक्स बीड टेस्ट इज बेस्ड अपॉन फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड मेटाबोरेट्स। कलर्ड क्या? मेटाबोरेट्स। क्लियर है? 50 आ जाइए। बोरैक्स Na2B4O7.10H2O इज एक्चुअली, देखो ये हमेशा, मैं अब ये इतना फॉर्मूला तो याद रखा नहीं जाएगा, ना आपको याद हो सकता है ना मुझे याद है, बट मुझे स्ट्रक्चर पता है कि कैसा होता है। तो बोरैक्स हमें पता है B, देखो इससे मैं निकाल लूंगा B, ध्यान से B और B, OB 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 OB, ये बन गया, ये बन गया है ना। Na2B4O7.10H2O क्या है? ये बन गया। उसके बाद आइए OH लगा दीजिए हर जगह, OH OH और OH लगा दीजिए। यहां पर एक एक्स्ट्रा आएगा, कारण है तभी यहां पर माइनस आएगा, दो इसके माइनस होते हैं। दो बोरॉन यहां sp2 होते हैं और दो sp3 होते हैं। तो ये वाले दोनों जो हैं ये आपके sp3 हैं और ये दोनों जो हैं ये sp2 है। तो B4 हो गया, Na2 प्लस हो जाएगा। तो Na2 आप 2Na प्लस ले लीजिए या Na2 जो मन करे आपका ले लीजिए। मैं 2Na प्लस ले लेता हूं, है ना, 2Na प्लस ले लूंगा तो Na2 भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो अब देखिए 2Na प्लस हो गया, ठीक है, 2Na प्लस हो गया हमारे पास, है ना। अब देखिए B4O5, तो B1 2 3 4 1 5, है ना। बी 4 बोरॉन हो गए और 4 ऑक्सीजन और 1 5, B4O5। OH 4, OH कितने हो गए? 4, 1 2 3 4 OH, और कितने पानी बाहर? तो 8 H2O बाहर हो जाए। तो ये 50 का 1 हो जाए। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आ जाइए। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको सही स्टेटमेंट पकड़ना है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। बताइए, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। बताओ बेटा क्या होगा? सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। फ्लोरीन डिस्प्लेसेस अदर हैलोजेंस फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग हैलाइड्स। क्या फ्लोरीन दूसरे हैलोजन को डिस्प्लेस करेगा करस्पॉन्डिंग हैलाइड से? हाँ, फ्लोरीन जो है वो दूसरे हैलोजन को डिस्प्लेस कर देगा फ्रॉम करस्पॉन्डिंग क्या हैलाइड्स। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला सवाल देखिए बेटा, अगला सवाल देखिए। Which of the following gas evolve when zinc react with concentrated H2SO4? देखिए बताइए, जिंक जब रिएक्ट करेगा करस्पॉन्डिंग H2SO4 से तो क्या बनेगा, क्या मिलेगा? तो हमें पता है जिंक का रिएक्शन हो जाएगा Zn प्लस H2SO4 क्या देगा? ZnSO4 प्लस SO2। कौन सा गैस लिबरेट होगा? तो SO2 गैस लिबरेट हो जाएगा। नेक्स्ट, आयोडीन गैस टर्न स्टार्च आयोडाइड पेपर किसमें कन्वर्ट करता है? तो हमें पता है I2 प्लस स्टार्च जो है वो आपको एक नेवी ब्लू कलर मिलता है। कैसा कलर मिलता है? नेवी ब्लू कलर मिलता है। तो कैसा कलर मिलेगा? नेवी ब्लू कलर मिलेगा। ठीक बात है, आगे आ जाइए। क्लैथरेट कंपाउंड्स कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय। क्लैथरेट छोटे जो एटम हैं, जो छोटे क्या कहते हैं उसको, छोटे जो कंपाउंड्स हैं, जैसे ऊपर हीलियम नियॉन, ये सब आपके क्लैथरेट नहीं बनाते हैं। तो हीलियम नियॉन क्लैथरेट्स होते क्या हैं?
क्लैथरेट्स होते हैं कि मान लीजिए कि बड़े नोबल गैसेस में छोटे छोटे कोई एटम अगर फंस जाए तो उसको आप लोग क्या कहते हो, क्लैथरेट्स कंपाउंड कहते हो। तो ये दोनों ए और बी दोनों ही आपके हीलियम और नियॉन जो हैं वो क्लैथरेट कंपाउंड नहीं बनाते हैं। ठीक बात है। नेक्स्ट आ जाइए, विच नोबल गैस इज यूज्ड इन गैस कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर। तो ये यूजेस बोला था मैंने आपको पढ़ने के लिए। तो हीलियम जो होता है वो आपका गैस कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होता है। हीलियम जो है वो गैस कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होता है। नेक्स्ट आता है इनर्ट गैसेस हैव लो लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग। इनर्ट गैसेस के पास लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इनर्ट गैसेस के पास वीक डिस्पर्शन फोर्सेस होता है, या इसी को आप लंदन फोर्स भी कहते हैं। वीक डिस्पर्शन फोर्स, या फिर इसको आप क्या कहते हैं, इसको आप लंदन फोर्स भी कहते हैं। नेक्स्ट, XeF2 रिएक्ट्स विद SbF6 टू फॉर्म, क्या बनेगा? SbF6। तो Xe जो है ये दे देता है आयन, XeF+ ये दे देगा, ये F देगा और ये लेगा, तो XeF+ और SbF6- बन जाएगा। ठीक बात है, क्लियर है। SbF2 के साथ रिएक्ट करेगा XeF6, तो ये आपका फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, फॉर्मूला ऑफ टीयर गैस। टीयर गैस का फॉर्मूला आप सभी को पता है, क्या होता है बेटा? CCl3.NO2। टीयर गैस आप सभी को पता है क्या होता है? CCl3.NO2। नेक्स्ट आ जाओ, विच इज यूज्ड इन एस्टिमेशन ऑफ क्या? CO। तो CO के एस्टिमेशन में क्या यूज करते हैं? CO के एस्टिमेशन में हम लोग I2O5 का इस्तेमाल करते हैं। CO के एस्टिमेशन में क्या यूज करते हैं? I2O5 का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, कैटलिस्ट यूज्ड इन डीकॉन्स प्रोसेस। डीकॉन्स प्रोसेस में यूज्ड होने वाला कैटलिस्ट सिंपल हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। डीकॉन्स प्रोसेस आपको क्लोरीन वाली अगर याद आती हो बातें, तो डीकॉन्स प्रोसेस में हम लोग यूज करते हैं CuCl2। CuCl2 का इस्तेमाल करते हैं किसमें? डीकॉन्स प्रोसेस। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए, तो ये समाप्त होता है बेटा हम लोगों का यहां पर पी ब्लॉक। पी ब्लॉक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपसे फिर से कहता हूं, कंपाउंड्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कंपाउंड्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, किसके साथ रिएक्ट करता है, किसके साथ नहीं रिएक्ट करता है, वो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए जी, डी ब्लॉक में आते हैं। कहता है फॉर अ कैटलिस्ट विच कंडीशन इज नॉट नेसेसरी। कह रहा है कैटलिस्ट के लिए कौन सा कंडीशन एसेंशियल या नेसेसरी नहीं है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नेसेसरी है, हाई आयनाइजेशन एनर्जी जैसी कोई चीज जरूरत नहीं है, वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, फ्री वैलेंसी ऑन सरफेस होना चाहिए। तो हाई आयनाइजेशन एनर्जी इज नॉट अ नेसेसरी कंडीशन फॉर कैटलिस्ट। ठीक है जी, आइए दूसरा देखिए, टू विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज दीज ट्रांजिशन मेटल, किस ट्रांजिशन सीरीज में ये होंगे? देखिए, स्कैंडियम से लेकर के स्कैंडियम, टाइटेनियम, ये जिंक, ये होते हैं 3D सीरीज में, और स्कैंडियम होता है 21 से 30 सेकेंड ईयर। इट्रियम से लेकर के जिनी कनाडा होगी। अब इसमें आप जोड़ दीजिए, तो इसमें आप कुछ भी जोड़िए, कितना जोड़ेंगे आप? 18 जोड़ेंगे तो 21 30 है ना। तो इसमें जब इट्रियम से चलेंगे तो आप यहां पर कितना, ये 48 के आसपास आ जाएगा। तो ये कहां 39 से 48 किसमें बिलोंग करेगा? तो ऑब्वियस सी बात है 48 यहां आ रहा है, तो ये 4D सीरीज में बिलोंग करेगा। कितने में बिलोंग करेगा? 4D सीरीज में बिलोंग करेगा। तो ये 4D सीरीज, इसको बेटा जी अगर हो सकता है आपसे फर्स्ट ट्रांजिशन भी पूछ सकता है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, इसको हम लोग सेकेंड ट्रांजिशन भी कहते हैं। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, इसके सेकेंड ईयर लाएंगे, एसी जीनी कनाडा होगी, इसको आप 5D सीरीज कहेंगे इधर, और इधर आप थर्ड ट्रांजिशन सीरीज भी कहेंगे। क्या कहेंगे? थर्ड ट्रांजिशन सीरीज भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। KMnO4 ऑन ट्रीटमेंट विद कंसंट्रेटेड H2SO4 फॉर्म्स अ कंपाउंड X which decomposes explosively on heating, forming Y. The X and Y respectively are.
है ना। तो कहता है कि अगर आप MnO4 का रिएक्शन H2SO4 के साथ करेंगे तो KMnO4 का रिएक्शन अगर आप करते हैं किसके साथ, H2SO4 के साथ, तो आपको मिलेगा क्या, Mn2O7 मिलेगा, और इसको फर्दर हीट करोगे तो आपको MnO2 मिल जाएगा। तो ये बेसिक डी ब्लॉक का रिएक्शन है, ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाए, विच पेयर ऑफ आयन इज कलरलेस, कौन सा पेयर आयन का कलरलेस है। तो देखो, हमें कलर के लिए हमें कहा गया है कि भैया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी ट्रांजिशन के लिए, है ना। पर ये हमेशा जरूरी नहीं है कि D0 D10 भी कलर्ड होते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जनरली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर नहीं है तो आपका कलरलेस होगा। तो Zn+2 अगर आप देखें तो 3D10 हो जाएगा, और Sc+3D0 हो गया, तो ये आपका कलरलेस होगा। ठीक है। नेक्स्ट, अमोनियम डाइक्रोमेट इज यूज्ड इन फायरवर्क्स, द ग्रीन कलर्ड पाउडर ब्लोन इन एयर इज, कौन सा होगा, तो Cr2O3 होता है। इसको जब हीट करोगे तो क्या मिलता है बेटा, Cr2O3। अच्छा, Cr2O3 ये +3 होता है, ये एम्फोटेरिक नेचर का भी होता है। कैसा नेचर का होता है, ये एम्फोटेरिक नेचर का होता है। Cr2O3 कैसा नेचर का होता है, ये एम्फोटेरिक नेचर का होता है। नेक्स्ट आ जाइए, Cr2O7 ट्वाइस नेगेटिव से 2CrO4-2 जा रहे हैं, तो ये आपका जो होता है, ये इधर से इधर गए तो एल्कलाइन मीडियम में, यहां पर आपके H+ एसिडिक मीडियम में, तो OH- और H+ हो जाएगा। OH-, पहला OH- और दूसरा H+। X OH- है, Y ये है, तो H+ है ना, X OH- हो गया, Y H+ हो गया। ठीक बात है। नेक्स्ट, द हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर फाउंड टू बी इन कॉम्बिनेशन विद, सबसे ज्यादा डी ब्लॉक का कंपाउंड किससे बनेगा, XeF6, XeO3, XeO2F2, है ना, XeF4। तो ये किससे बनता है बेटा, फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ बनता है। किसके साथ बनता है, फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ बनता है। फिर कहता है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Xn इज √24, है ना, √24 है। हेंस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रिस्पेक्टिव, अब देखो Fe+2 है ना, Fe के लिए देख लेते हैं। Fe होता है 4s2 3d6, है ना बेटा जी। तो कहता है नंबर ऑफ 24 का मतलब क्या हो गया, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 4.9 समथिंग। और यहां से ये जो आया, ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। नंबर ऑफ यूपी इलेक्ट्रॉन जो है वो आ गया 4। तो 4 किस में आएगा, Fe+2 करोगे तो ये हो जाएगा 4s2 3d6, और d6 जब आप बनाएंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया आपके पास d4। तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी क्या हो गया, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए और +2 चार्ज हो गया, है ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए और +2 क्या हो गया बेटा जी, +2 हो गया आपका चार्ज। क्लियर है। चलो नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ I- विद MnO4- इन वीक एल्कलाइन मीडियम इज, तो क्या देता है वीक एल्कलाइन मीडियम में बेटा जी, ये देता है IO3 नेगेटिव आयोडेट। IO3 नेगेटिव बन जाएगा। वीक एल्कलाइन मीडियम में क्या मिलता है, IO3 नेगेटिव मिलता है। नेक्स्ट आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ क्रोमियम इज एम्फोटेरिक इन नेचर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि क्रोमियम का सिर्फ Cr+3 वाला एम्फोटेरिक होता है। क्रोमियम का सिर्फ और सिर्फ कौन होता है, Cr+3 वाला एम्फोटेरिक होता है। और Cr+3 वाला कौन एम्फोटेरिक होगा, Cr+3 वाला Cr2O3 हो गया। क्या हो जाएगा बेटा, Cr2O3, यानी ये +3 यहां पर आ रहा है, तो यहां पर सिर्फ Cr2O3 जो होगा वो आपका एम्फोटेरिक होगा। नेक्स्ट आ जाइए बेटा,
Compared to Cu+2 having 3D9 configuration, the stability of Cu+ having 3D10 configuration aqueous solution is, है ना। तो Cu+2 की बात करें तो होता है D9 कन्फिग्रेशन, और ये Cu+ का हो गया D10 कन्फिग्रेशन एक्वस सॉल्यूशन में। तो ऑब्वियस सी बात है Cu+2 से ये Cu+ जो होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, तो ये क्या हो गया, लेस स्टेबल। स्टेबिलिटी ऑफ Cu+ उसके कंपैरिजन में Cu+ की स्टेबिलिटी अधिक होगी किसके, Cu+2 से। बोलो हाँ कि ना। तो Cu+2 की बात करें तो हाइड्रेशन एनर्जी आप देखिए क्या होती है। हाइड्रेशन जो होगा, हाइड्रेशन देखो नॉर्मल अगर देखा जाए तो आप कह रहे हो कि Cu+2 यानी ये D10 कन्फिग्रेशन है, तो इसका ज्यादा होना चाहिए। नॉर्मली अगर बात करें तो, नॉर्मली अगर बात करें तो इसका ज्यादा होना चाहिए, लेकिन आपसे बात कर रहा है एक्वस सॉल्यूशन की, और एक्वस सॉल्यूशन में हम जानते हैं हाइड्रेशन से गवर्न करेंगे। तो हाइड्रेशन में किसका ज्यादा होगा, Cu+2 का या Cu+ का। तो ऑब्वियस सी बात है हाइड्रेशन, मोर इज द पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रेशन इसका ज्यादा होगा। तो Cu+2 का जो होगा वो हाइड्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, ज्यादा हो जाएगा। तो Cu+2 का अगर हाइड्रेशन ज्यादा हो गया तो Cu+2 जो होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू Cu+। तो Cu+ क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल। क्लियर, नेक्स्ट आगे आ जाइए। CrO3 इज रेड ऑरेंज इन कलर। तो हायर जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट के मेटल हैं वो एसिडिक नेचर शो करते हैं। यहां पे ये +6 में है तो एक ऐसा नेचर शो करेगा, एसिडिक नेचर शो करेगा। नेक्स्ट, मैक्सिमम स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट इज शोन बाई। तो ऑब्वियस सी बात है जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा कब होगा, जब आपके पास नंबर ऑफ यूपी इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, और नंबर ऑफ यूपी इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा किसमें दिख रहा है, D5 में। तो इसीलिए इसका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज्यादा होगा। कहता है डिस्प्रपोर्शनेशन कैन बी शोन बाई, डिस्प्रपोर्शनेशन कैन बी शोन बाई। डिस्प्रपोर्शनेशन कौन शो करेगा, तो डिस्प्रपोर्शनेशन कह रहा है कौन, MnO4- इन एसिडिक मीडियम करेगा, Cu+ इन एक्वस मीडियम करेगा, Cl2 इन अल्कलाइन मीडियम करेगा। तो ऑल ऑफ दीज डिस्प्रपोर्शनेशन सभी शो करेंगे। आपके पास रिएक्शंस है, आप देख सकते हैं। ठीक बात है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए तो अब आ जाइए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन of 3D series exhibits the largest number of oxidation state। लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3D में सबसे ज्यादा शो करता है मैंगनीज। लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है, वो शो करता है मैंगनीज। और मैंगनीज का कन्फिग्रेशन अगर आप लिखो तो ये लिखोगे 4s2 3d5, और इधर कौन आ जाएगा, इधर आएगा आर्गन 4s2 3d5। तो कौन आ जाएगा, आर्गन 4s2 3d5, ये हो जाएगा। दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर जो मैंगनीज जो है वो लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। क्लियर है। तो ये आपका डी ब्लॉक भी यहां समाप्त हुआ। तो आज के उसमें हम लोगों ने 3 चैप्टर कवर किया, दैट इज कोऑर्डिनेशन। दूसरा हम लोगों ने कवर किया क्या, कोऑर्डिनेशन हो गया। दूसरा हमने कवर किया है पी ब्लॉक, और तीसरा हम लोगों ने डी एंड एफ ब्लॉक कवर किया। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। हम लोगों ने क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज करने की कोशिश करी है, तो आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिएगा और रिवाइज कीजिएगा। ठीक बात है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में अगले 3 चैप्टर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ढेर सारे सवाल लगाते रहिए। बाय बाय एवरीवन, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।